So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel for streaming me. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुल 5 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट को, जिससे कि 65 to 70% आप आसानी से स्कोर कर सकते हो इन योर सेमेस्टर एग्जाम का महीना भी है। पार्ट 2 में हम आज आ गए हैं, जहां पर हम बात करेंगे आज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस की। बट इससे पहले अगर आप पहले वाला पार्ट को नहीं देख के आए हो तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए जरूरी है कि पहला पार्ट जो है वो आप देख के आए। उस पार्ट में हमने बात की है अकाउंटिंग की मीनिंग की, हमने बात की है कि 4 चीजों से अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बनी हुई है उनकी, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। सो वो जब पार्ट आप देख के आते हैं तो आपको क्लैरिटी लग जाती है कुछ टर्म्स की, मैंने वहां पर बात की है, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट जो है काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। साथ ही इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। बिजनेस लॉ जो है उसकी वन शॉट वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। 1-1.5 घंटे की वो वीडियो है, वो 1.5 घंटे की वीडियो आपको जरूर देखनी है। उसमें बिजनेस लॉ का यूनिट 1 to यूनिट 5 ऑल कवर्ड है इन वन वीडियो विद पीडीएफ नोट, हैंड रिटन नोट्स मेरे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। उस पर 2 या 3 रात जग के मैंने काम किया है। सो उस हार्ड वर्क का मुझे एक ही मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ से, उस हार्ड वर्क की। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें, जो कि आप कर रहे हैं। लगातार डेली टू डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और कमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आपकी तरफ से आते हैं, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। सो रियली थैंक यू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। सबसे पहला कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, जो कि बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? देखो, हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, है ना। एट द टाइम जब हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं तो हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई बिजनेस जो है ये खुद एक पर्सन है। हम मान के चलते हैं कि भाई बिजनेस भी एक पर्सन है, एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। ऑल्दो वी नो इन रियल लाइफ ऐसा नहीं है। बोता से जो ओनर लगा रहा है वो अपने बिजनेस के लिए लगा रहा है, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ एट द टाइम व्हेन you're doing that entry in your transaction, उस समय हम ये मान के चलते हैं कि भाई बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लॉ की तरफ से बात कही गई है कि एक सेपरेट एंटिटी है बिजनेस की, और ये एग्जिस्टेंस जो है बिजनेस का, ये एज ए सेपरेट एग्जिस्ट करती है। बिजनेस कहीं ना कहीं बिजनेस का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। इन अकाउंटिंग वी मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द ओनर। साफ साफ बात है, वही लिखी है मैंने कि भाई अकाउंटिंग में ओनर और जो बिजनेस है उसके बीच में हम एक हमेशा डिफरेंस रखते हैं। दोनों जो है, दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन है। बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है, दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। यही तो है कंसेप्ट सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, जो कि हम मान के चलते हैं, कॉन्सेप्ट हम बना के चलते हैं कि भाई बिजनेस अलग है और उसका एग्जिस्टेंस सेपरेट है। सो in accounting we make a distinction between business and owner. All the books of accounts records day-to-day financial transactions from the viewpoint of the business. तो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हम वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में या मे बी अकाउंटिंग पीरियड में, है ना। तो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो भी डेली टू डेली बिजनेस में इनकर हो रहे हैं, व्हाटएवर द रेवेन्यूज आर, व्हाटएवर द एक्सपेंसेस आर फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, वहां पर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें करते हैं। अकाउंटेंट जो है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें करता है। ओनर को अलग, बिजनेस को अलग मान के चला जाता है। ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको टर्म्स या थियोरेटिकल पार्ट से क्लियर नहीं हुआ है तो। लेट्स से मान लो कि कोई बंदा है, कोई भी बंदा है ना, एंटरप्रेन्योर है कोई, वो अपने बिजनेस के लिए 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। लेट्स से अ पर्सन इन्वेस्ट 20 लाख रुपीस फॉर हिज और हर बिजनेस। लेट्स से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मिस्टर रोहन। तो मिस्टर रोहन ने 20 लाख एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। जब ये एंट्री होगी, ये 20 लाख जो उन्होंने खर्च किया है, ये एंट्री ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सेपरेट बिजनेस को हम सेपरेट एग्जिस्ट करवाते हैं। कहने का मतलब कि बिजनेस एंटिटी जो है, कहने का मतलब कि जो बिजनेस है ये सेपरेटली एग्जिस्ट करता है बिजनेस के ओनर से। हम इसको हमेशा डिस्टिंक्ट करके रखते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीस 20 lakhs into a business, it will be treated that a business has borrowed that much money from the owner and it will be known as liability in the books of account.
तो जब वो, तो भले ही भाई बिजनेस के ओनर ने, उसका बिजनेस है वही तो खर्च करेगा, तो 20 लाख रुपीस बिजनेस के ओनर ने ही लगाई, लेकिन जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो वो उस बिजनेसमैन के लिए, वो उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। तो हम वहां पर ये बोलेंगे कि बिजनेस ने बोरो किया है, दैट इट विल बी ट्रीटेड दैट ए बिजनेस हैज बोरोड दैट मच मनी फ्रॉम द ओनर। हम ये मान के चलेंगे कि भाई बिजनेस ने ओनर से ये 20 लाख रुपए बोरो करके रखे हैं, और ये उस बिजनेस के लिए, उसके लिए क्या होगी, ये लायबिलिटी होगी, ये उधार होगा, वो उसके लिए लायबल होगा, ये हम मान के चलते हैं। अब भले ही भाई बिजनेसमैन ही ओनर है, उसी की कंपनी है, बट मैंने जैसे कि कहा कि ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, तो बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को अलग मानेंगे। दैट्स व्हाई ये जो 20 लाख उसने इन्वेस्ट किए हैं, भले ही उसने इन्वेस्ट किए हैं, बट उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम इस तरीके से विद द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो बिजनेस है उसके लिए 20 लाख रुपए की ये लायबिलिटी है जो उसे वापस करनी होगी। तो वही लिखा है कि इट विल बी ट्रीटेड दैट बिजनेस हैज बोरोड दैट मच मनी फ्रॉम द ओनर एंड इट विल बी शोन एज लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी वाले कॉलम में रहेगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दैट इज व्हाट द सेपरेट बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट इज ऑल अबाउट। सो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली by doing so we can say there is no intermingling of the personal and the business transactions in a company's financial statement, ताकि ओनर के भी जो एक तरीके की इंटरमिंगलिंग ना हो जाए बिटवीन द पर्सनल एंड द फाइनेंशियल और द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसलिए हम ये करते हैं कि भाई बिजनेस जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान के चलते हैं। दैट्स व्हाट द कांसेप्ट इज, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट। अकाउंटेंट को याद रखना होगा कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। माफ कीजिएगा, मेरे को कोल्ड हो रखा है थोड़ा, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल सिंपल सी चीज कहता है, आप ध्यान से समझो। ओनली इन अकाउंटिंग, इसका कहने का मतलब बस यही है कि अकाउंटिंग में ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनको हम पैसे में देख सकते हैं, पैसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आते हैं अकाउंटिंग में। यही है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जिनको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर देयर इन अकाउंटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जहां पर भी मनी की बात नहीं, वो अकाउंटिंग में नहीं। सिर्फ मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम अकाउंटिंग में देखते हैं। सो वही ये कह रहा है कि इन अकाउंटिंग only those business transactions are recorded which can be expressed in terms of money. A fact or transaction or happening which can't be expressed in terms of money, not recorded in the books of accounts. So if it is not expressed in terms of money, any fact, any information, any happening, any transaction, then it cannot be recorded in the books of account. Only those transactions can be recorded if they are expressed in the terms of money, whatever it is. If they are expressed in the terms of money, they are recorded in the books of account. If not, they are not included in accounting. So यही है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जहां पर पैसा है वहीं पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो ट्रांजैक्शन को। जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो गया जरा सा भी, यू कैन रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हिंस इट इज अलाउड इन अकाउंटिंग। बट अगर वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ मनी, सो वो अलाउड नहीं है ऐसा करना। कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो ये बनाया गया है, इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस बट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड since they cannot be expressed in terms of money, like we can say the general health of managing director, जो कंपनी का MD है, उसकी हेल्थ में भी बिगड़ी हुई है ना। The working conditions in which workers are working, maybe they are not good, the working conditions are not good at all, so that affects money related aspects. But since it is not expressed in money, since it is not expressible in money,
it is not recorded in the books of transaction, although it is very very important. The working conditions of the workers in which they are working, in the workforce environment they are working, the general health of the managing director, those are very important aspects. The quality of the product which is introduced by the company, that is also very important. But since it is not expressed, or since it is not expressible in terms of money, therefore it is not recorded in the books of transaction. So ये एक कह सकते हैं लिमिटेशन है कहीं ना कहीं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की. आई होप यू गॉट एन आइडिया. नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझते हैं. क्या है? इफ अ फर्म सेल्स गुड ऑफ ₹20,000, सपोज एक कंपनी है और वो 20,000 रुपयों के जो गुड्स हैं वो बेच रही है ना. अब दिस इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स. तो इसमें दो एस्पेक्ट्स शामिल होंगे. 20,000 रुपयों का गुड हमने बेचा, तो जब हमने गुड बेचा तो पैसा आया, लेकिन हमने गुड बेचा तो हमारा गुड गया, हमारा एसेट कहीं ना कहीं गया कि नहीं गया. पैसा लेकिन आया है, तो दो एंट्री होंगी कि नहीं होंगी. इसीलिए डेबिट और क्रेडिट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं. कहने का मतलब कि भाई डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है. जब हम अकाउंटिंग को देखते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं, हम डुअल एस्पेक्ट देते हैं कि कोई चीज अगर जा रही है तो कोई चीज आ भी रही है. ठीक है, डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी हो रहा है. तो गुड्स भले ही गए हैं हमारे, लेकिन पैसा जो है वो आया है, तो दो एंट्रीज होंगी है ना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो वही है कि फॉर फर्म सेल गुड ऑफ 20,000 रुपीज, दिस इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट्स. वन एस्पेक्ट इज द डिलीवरी ऑफ गुड, कि भाई गुड्स की डिलीवरी हुई है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि इमीडिएट रिसीट ऑफ कैश, कि भाई कैश जो है वो आपके पास आया है. हम एंट्री में भी पढ़ेंगे इसको जनरलाइज फॉर्म में. So according to this concept, basically it's a very usual concept कि every business transaction has a dual effect. कोई भी business transaction हो, इसके दो effect आपको देखने को मिलेंगे ही. That is, for every transaction, two entries are made, and that is what the basis of this concept is कि हर transaction के लिए दो entries जो है वो बनाई जाएंगी. So basically we can say the dual aspect concept indicated that each transaction made by a business, it impacts the business in two different aspects. But you need to understand this. The aspect creates a effect which is equal and opposite in nature. You need to understand this. Like Newton's third law क्या कहती थी कि भाई to every action there is equal and opposite reaction. कि भाई एक पैर आप आगे बढ़ाते हो तो एक पैर पीछे करते हो तभी आप आगे जा पाते हो. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जब आप बोट में ट्रैवल कर रहे होते हो, चलो आप पीछे करते हो, उसको पैडल पीछे करते हो, तभी बोट आपकी आगे जाती है. दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना. तो कहने का मतलब कि ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ये दो एस्पेक्ट्स क्रिएट करता है. कि अगर मान लो इस एग्जांपल में कि गुड्स गए लेकिन पैसे आए, तो वो रिएक्शन कहीं ना कहीं इक्वल और ऑपोजिट देखने को मिलता है. ये कहना चाह रहा है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये चौथा अकाउंटिंग कंसेप्ट है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कह के चलता है कि भाई एट द टाइम जब अकाउंटेंट एंट्री लिख रहा होता है, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स, तो उस समय वो ये मान के चलता है कि भाई जो हमारी फर्म है ये उसके जो ऑपरेशंस हैं वो फ्यूचर में चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे. ये मान के नहीं चलते कि भाई लिक्विडेट हो जाएगी कंपनी, ऐसा मान के नहीं चलते. हम मान के चलते हैं कि भाई ये कंपनी चलती रहेगी. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है कि अकाउंटिंग एज्यूम करके रखती है दैट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि जो बिजनेस एंटिटी है हमारी कंपनी है ये कंटिन्यू होती रहेगी टू ऑपरेट होती रहेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये आगे भी चलती रहेगी फ्यूचर में. द फर्म इज व्यूड एज गोइंग कंसर्न, that is continuing in operations. इसके जो भी operations चल रहे हैं, different departments चल रहे हैं, वो भी चलते रहेंगे in the foreseeable future. यही कहती है going concern concept. ठीक है? So basically the enterprise is viewed as going concern, that is continue to be operated in foreseeable future also. Now the assumption that the business is not expected to be liquidated in the foreseeable future establishes the basis for many of the valuations and allocations in accounting. अब ये जो basis है, it's very important going concern concept, क्योंकि कई सारी चीजों का basis. जैसे जब हम assets की valuation करते हैं
तो वहां पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से आगे बढ़ता है। सो दिस assumption that the business is not expected to be liquidated in the foreseeable future establishes the basis for many of the valuation। इसकी वजह से ही हम कई सारी वैल्यूएशंस कर पा रहे हैं, वैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स कर पा रहे हैं, अकाउंटिंग में एलोकेशंस कर पा रहे हैं। दैट इज ऑल ये कंसेप्ट हम क्योंकि मान के चलते हैं। अब एग्जांपल जैसे कि यहां पर लिखा है, द अकाउंटेंट चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट आल्सो वैल्यूज। और ये यहां पर भी हम कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं और ध्यान में रखते हुए चलते हैं अकाउंटेंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को, कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी, अब जैसे कोई भी एसेट है, लेट्स सपोज ये मान लो कोई एसेट है मेरे पास है, कोई भी मान लो मैं यही एसेट है मान लो, तो अब कुछ साल में इसकी कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली कम होगी। अभी एकदम न्यू है, आगे चल के इस जैसे जैसे ये फर्स्ट 1 साल 2 साल 3 साल होंगे तो इसकी कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एज द इयर्स पास बाय इसकी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा किसी तरीके से। तो डेप्रिसिएशन इसी को कहते हैं कहीं ना कहीं, अकाउंटिंग टर्म में हम आगे पढ़ेंगे बट कंसेप्ट यही है। सो अकाउंटेंट जो है ये डेप्रिसिएशन चार्ज करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही, कि भाई बिजनेस आगे भी चलता रहेगा, है ना। सो आई होप आपको ये 4 कंसेप्ट समझ में आए होंगे, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द अदर 2 concepts। बात करते हैं 5वें कंसेप्ट की, कॉस्ट कंसेप्ट की। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट द वेरियस एसेट्स, अब एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स यानी कि क्या आपकी कंपनी ने ओन कर रखा है, तो वो उस कंपनी के लिए आपके एसेट्स होंगे। जैसे आपका जैसे फिक्स्ड एसेट्स में आपके आपका लैंड आ गया जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें आपका काम चल रहा है, फैक्ट्री सेटअप कर रखी है, मशीन्स हो गई, ये सारी चीजें आपके लिए एसेट हुई, है ना। यानी कि व्हाट यू ओन फॉर योर बिजनेस इज योर एसेट। So according to cost concept, the various assets required by enterprise should be recorded on the basis of actual cost incurred. As per cost concept, fixed assets are shown at cost, less depreciation charge from year to year. ये concept ये कहता है कि जितने भी assets होते हैं, जो भी required होते हैं किसी भी कंपनी या फर्म के द्वारा, इनको हमें रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, कि जो एक्चुअली में कॉस्ट इनकर हुई है, एक्चुअली में एक्यूरेट कॉस्ट जो इनकर हुई है उसके हिसाब से हमें इनको रिकॉर्ड करना है, जो भी एसेट्स है हमारी कंपनी के लिए। जैसे कि लैंड की अगर हम बात करें या मशीन की अगर हम बात करें, मशीन जैसे हो गई कोई, अब वो मशीन में तो डेप्रिसिएशन होगा ना। अब अभी नई है मशीन, लेट से 2 या 3 साल बाद तो उसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें लेस हो जाएगी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। सो इस तरीके से आपको एक्चुअल कॉस्ट इनकर करके लिखनी है। यही कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि वेरियस एसेट्स रिक्वायर्ड बाय एंटरप्राइज शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। सो एज पर कॉस्ट कंसेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं जैसे लैंड, मशीन, दे आर शोन एट कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये कहता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। इसके बाद आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड नॉट रिसीव्ड। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब एक्चुअली अर्न हुआ है, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। हमें अर्न तो हो गया एक्चुअली में, बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। एग्जांपल से समझेंगे। सिमिलरली कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट व्हेन दे आर पेड। और कॉस्ट के केस में क्या है कि भाई व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट व्हेन दे आर पेड, कि भाई उनको पे नहीं किया गया है लेकिन कॉस्ट इनकर हो गई है, लेकिन अभी तक उनके लिए पे नहीं किया गया है, तब उनको रिकॉर्ड करना है। ये कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब बात को समझते हैं यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। इसी चीज को मैंने आसान भाषा में लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट लाइन में मैंने बोला है कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब कि जो भी आप खर्च कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, रेवेन्यू जो कि आपकी इनकम हो रही है, आपके पैसे आ रहे हैं जो भी बढ़ के। So revenue and expenses are recorded when a transaction occurs rather than when money is earned या और when money is exchanged। यानी कि अभी तक मेरे पास रेवेन्यू आया नहीं है, बट ट्रांजैक्शन अगर हो गया है और ये पता है कि उसे रेवेन्यू आने वाला है। एक्चुअली में रेवेन्यू आया नहीं है बट ट्रांजैक्शन हो गया है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एक्चुअल में हमने अभी खर्चा किया नहीं है, बट
ट्रांजैक्शन हो गया है। यही कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड एंड नॉट रिसीव्ड। सिमिलरली कॉस्ट आर रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड, not when they are paid. So here revenues and expenses are recorded when a transaction occurs. जब transaction occur करता है rather than when money is exchanged. तो money अभी तक exchange नहीं हुई है but revenue का transaction हो गया है, so इसे revenue को हमें record करना है। ठीक है। Accrual accounting is usually compared to cash basis of accounting. तो accrual accounting को हम ज्यादातर किससे compare करते हैं? Cost basis of account, cash basis of accounting में। Cash basis of accounting में क्या होता है? ठीक उल्टा होता है कि जब पैसा आएगा तभी हम उसको recognize करेंगे। जब उसके लिए पैसा आ चुका होगा in cash तभी हम उसको recognize करेंगे। ये किस में होता है? Cash basis accounting में होता है। Which records revenue when the goods and services are actually paid off. But accrual concept में ऐसा नहीं होता। Accrual concept में क्या होता है कि basically revenues और expenses को हम record करते हैं when transaction occur. But money is not exchanged yet. Money अभी exchange नहीं हुई है, but the transactions have been occur and then only we are recording. यानी कि transaction हो गया है, at that time we are recording the revenues and expenses. Money exchange होती रहेगी, but accrual concept कहता है कि revenues and expenses are recorded when a transaction occurs rather than when money is exchanged. Next हम बात करते हैं matching concept. Matching concept का मतलब है कि किसी firm के लिए same accounting period में जो भी revenues है उस company के, जो भी expenses है, आपस में उनको compare करना, है ना? That is what matching concept is. ये कंसेप्ट क्या कहता है? कंपेयरिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ फर्म फॉर अ सेम अकाउंटिंग पीरियड इज द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, ऑफ दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट। सो मैचिंग कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है। आई वांट कि होमवर्क में अब आप वापस से कंसेप्ट को किसी आर्टिकल के थ्रू पढ़ो, विकिपीडिया के थ्रू पढ़ो, विकिपीडिया के थ्रू पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा दिया रहता है उसमें, और थोड़ी सी और क्लैरिटी जो है वो अपने अंदर लाओ रिलेटेड टू द टॉपिक। मैंने लाने की कोशिश की है, एक स्पार्क जगाने की कोशिश की है, बट और कंटेंट ढूंढो इसमें। दैट इज समथिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू राइट नाउ गाइस, क्योंकि इतना इनफ नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा और देखो। तो होमवर्क में अभी तुरंत इस लेक्चर के बाद, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, एक आर्टिकल जरूर पढ़ो और अकाउंटिंग कंसेप्ट, और देखो कि मैंने क्या बताया उसमें क्या है, कंपेयर करो और क्लैरिटी बढ़ाओ, यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की, लेकिन यहाँ पर नहीं, स्लाइड में। अब हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो में अकाउंटिंग कन्वेंशन की। बट आगे बढ़ने से पहले वंस अगेन आई से सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट वाला टॉपिक समझ में आया हो तो। विद नोट्स ये अकाउंटिंग कन्वेंशन भी आपको मिल जाएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस करना ये है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, साथ ही अपने फ्रेंड्स से भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल हिस्ट्री विद मी को, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा BBA MBA और भी डिफरेंट कोर्सेज के लिए जहाँ पर भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। सो शुरू करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कन्वेंशन की। और कन्वेंशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखो, कन्वेंशन का मतलब होता है कोई भी कस्टम या ट्रेडिशन या प्रैक्टिस विच इज़ बेस्ड ऑन जनरल अग्रीमेंट बिटवीन द अकाउंटिंग बॉडीज विच बेसिकली गाइड्स द अकाउंटेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल, यहाँ पर टी गलती से आ गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, कन्वेंशन जो बनाए जाते हैं ना, कन्वेंशन होते हैं कि कुछ कस्टम्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ ट्रेडिशंस आपको फॉलो करना है, या कुछ प्रैक्टिसेस हैं एट द टाइम जब अकाउंटेंट काम कर रहा होगा डिफरेंट तरीके के फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में, या डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स बनाने में, जनरल अकाउंट्स बनाने में। तो उस समय उस अकाउंटेंट को इन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ध्यान में रखना होगा, बैक ऑफ द माइंड में रख के अकाउंटिंग पर काम करना होगा। सो दीज आर बेसिकली द कस्टम्स और ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस विच इज़ बेस्ड ऑन जनरल अग्रीमेंट बिटवीन द अकाउंटिंग बॉडीज़। तो अकाउंटिंग बॉडीज़ के बीच में अग्रीमेंट हुआ होगा, तब जाके ये कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं ये बनाए गए होंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गए हैं, जाहिर सी बात है इन पर चर्चा हुई होगी, इन पर बातें हुई होंगी, इन पर डिस्कशन हुआ होगा, और जनरल एग्रीमेंट के बाद उन अकाउंटिंग बॉडीज़ के कन्वेंशन बनाए होंगे। और ये कन्वेंशन करते क्या हैं, ये कस्टम्स, ये ट्रेडिशंस, ये प्रैक्टिसेस, ये जनरली क्या करती हैं, गाइड करती हैं अकाउंटेंट को वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट।
सो दीज आर द गाइडलाइंस वी कैन से, जो कि कंपनीज को, फर्म को हेल्प करती हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएं, है ना, जो कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एड्रेस नहीं किए हैं। बट जाहिर सी बात है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस, ये जनरल एग्रीमेंट हुआ है इन पर अकाउंटिंग बॉडीज के बीच में, तो ये गाइड कहीं ना कहीं अकाउंटेंट को कर पाती हैं। बट हाँ, ये बात भी आपको याद रखनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये फुल्ली एड्रेस्ड नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, क्या क्या वो कस्टम्स हैं जिनको अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है और वो कहीं ना कहीं उसको गाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट। पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या है? According to this convention, accounting must disclose all the material facts and information so that interested parties can get a clear view of all the happenings of the business after reading accounting report. जो भी अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, डिफरेंट जर्नल्स क्रिएट कर रहा है, यार उनसे क्या निष्कर्ष निकला, उनसे क्या रिजल्ट निकला, उसको डिस्क्लोज करना ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अकाउंटेंट की। ये आपको याद रखना है, ये कन्वेंशन यही कहता है कि भाई जो अकाउंटिंग है, ये जितने भी मटीरियल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है वो हर डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में शेयर करे। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट होने वाला है और एज अ होल बेनिफिट जो होने वाला है वो ऑर्गेनाइजेशन को होने वाला है। अब ये इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं, इसमें आपके प्रोप्राइटर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, ये सारे लोग भी हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, ताकि वो एक अच्छी तरीके से, वेल प्रूव्ड तरीके से, अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग ले पाएं। और वो तभी ले पाएंगे जब उनको पता होगा, उनको सारे फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएंगी। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन क्या है। सो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन सो दैट इंटरेस्टेड पार्टीज कैन गेट अ क्लियर व्यू ऑफ ऑल द हैपनिंग्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है materiality. Account should report only what is material and ignore insignificant details while preparing final accounts. It depends. हर डिफरेंट बिजनेसेस के लिए मटीरियलिटी जो है वो अलग तरीके से काम कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो, द साइज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, उसका टर्नओवर करोड़ों में है, तो उस केसेस में अगर 100-200 की बात होगी तो वो उसके लिए मटेरियल टर्म्स में नहीं आएगा। तो अकाउंट शुड रिपोर्ट, अगर 100-200 की बात होगी, कहीं पर घपला हो रहा होगा, तो वो इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि मटेरियलिटी में नहीं आएगा। अकाउंट शुड रिपोर्ट ओनली व्हाट इज मटेरियल एंड इग्नोर द इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो ये आपको याद रखना है, मटीरियलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड ट्रेडिशंस ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। अगला कन्वेंशन है, तो इनको तो बस रीडिंग करनी है, इसमें ज्यादा डीप डाउन आपको डिग इन नहीं करना है कि ये क्या है, तो सिंपल सी चीजें हैं। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या कहता है? सो एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मेथड और पॉलिसी विच इज यूज्ड बाय द फर्म टू प्रिपेयर अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स should not be changed and be continued for years unless it is absolutely required to change it. You need to understand this. कोई भी accounting practice, अब accountants जो हैं अलग अलग companies में, अलग अलग firms में, according to the nature of the business, the size of the business, according to the tradition of the business, whatever the conditions of the business are, वो अलग अलग तरीके की accounting practices use करते हैं, methods use करते हैं, policies use करते हैं। तो ये consistency principle, consistency convention ये कहता है कि भाई whatever the practices, whatever the methods और policies you're using, वो जो भी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए जो भी आप मेथड, पॉलिसी और प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, वो फ्यूचर में भी, फॉरसेबल फ्यूचर में भी, यू नीड टू कंटिन्यू टू यूज देम अनलेस इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू चेंज इट, कि कोई आया है चेंज ही करना है, बहुत जरूरी हो गया है। अनलेस इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, नहीं अगर जरूरत है, बिल्कुल नहीं चेंज करना है, कंसिस्टेंट वे में चलना है उन्हीं पॉलिसीज, मेथड्स और प्रैक्टिसेस के साथ। ये भी याद रखना है, ये भी एक कन्वेंशन है अकाउंटिंग का, कंसिस्टेंसी। इट शुड रिमेन द सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन कहता है। अगला है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि द अकाउंटेंट शुड नॉट प्रिपेयर इनकम एंड फॉर फ्यूचर पॉसिबली प्रिडिक्ट द लॉसेस। यहां पर ये कहा गया, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में ये कहा गया कि भाई अकाउंटेंट को बैक ऑफ द माइंड में अगर ये याद रखना है कि वो
फ्यूचर के लिए इनकम को ना प्रिपेयर करके वो ये देखे कि भाई इन इन चीजों से फ्यूचर में लॉस हो सकता है। सो ये कहा गया कि भाई अकाउंटेंट जो है इट शुड नॉट प्रिपेयर द इनकम फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर बट प्रिडिक्ट और पॉसिबली प्रिडिक्ट द लॉसेस, कि भाई फ्यूचर में ये लॉसेस हो सकते हैं, वो ये प्रिडिक्ट करे, ना कि वो इनकम प्रिडिक्ट करे फ्यूचर के लिए। नाउ दिस पॉलिसी टेंड्स टू अंडरस्टेट रादर देन ओवरस्टेट। तो यहां पर बढ़ा चढ़ा के ना दिखा के कम करके दिखाया जाता है, ये अंडरस्टेट करती है रादर देन ओवरस्टेट। किनको अंडरस्टेट करती है? नेट एसेट्स को, नेट इनकम को, क्योंकि कंजर्वेटिज्म का मतलब ही है कि हमें इनकम फोर्सिबल फ्यूचर के लिए ना दिखा के हमें लॉसेस को प्रिडिक्ट करना है जो भी पॉसिबली हो सकते हैं। सो ये अंडरस्टेट करती है नेट एसेट्स और नेट इनकम को, और ये कहीं ना कहीं कंपनीज को सेफ प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी सेफ प्ले कर पाती है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रिडिक्टिंग देयर लॉसेस रादर देन प्रिडिक्टिंग देयर profit or income, and hence they are also overcoming them from risk also, and therefore this leads the companies to play safe. So I hope you got an idea conservatism का भी। So ये थे वो 4 कन्वेंशंस जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं एग्ज़ाम में पेपर देते टाइम, और ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी अकाउंटेंट के लिए भी, क्योंकि उसको गाइड करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप यू गॉट एन आइडिया। आज का लेक्चर 2 आपको समझ में आया होगा। लेक्चर 3 में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।